1857 के विद्रोह के बाद डायरेक्ट पावर जो है वो ब्रिटेन के क्राउन के पास चली जाएगी। अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्राउन और पार्लियामेंट ले लेगा। अब आगे भारत पर रूल करने के लिए एक नया एक्ट लाया जाएगा। अभी तक जितने भी एक्ट चल रहे थे वो चार्टर एक्ट कहला रहे थे, और अब आने वाले एक्ट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहलाएंगे। और इनमें सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858। अब इनको रियलाइज हो गया कि भारत में रूल करना है तो अब डायरेक्टली हमें घोषित करना पड़ेगा कि इंडिया पर अब क्वीन का रोल है और इंडिया के सब्जेक्ट क्वीन के सब्जेक्ट हैं। तो ये एक्ट को इन्होंने कहा कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट, और यहाँ पर एबॉलिश कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोप दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को बेकार और हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराकर उसको बीच में से हटा दिया गया। एबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो पावर थी वो ट्रांसफर कर दी गई टू द गवर्नमेंट टेरिटरीज, रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। सब अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको 1858 का जो एक्ट है इसको पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से पास कराकर, और इस पे रॉयल असेंट मतलब रानी के साइन 2 अगस्त 1858 को रानी के साइन होते हैं इस पे। इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो चेंज किया गया कि अब से जो भी भारत के सब्जेक्ट है वो जो है रानी के नाम पर, क्वीन के नाम पर और एम्परर ऑफ ब्रिटेन के नाम पर उनको रूल करा जाएगा इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। यहां पर डेजिग्नेशन चेंज कर दी गई। अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता था अब से वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। और ऐसे पहले वाइस रॉय हुए लॉर्ड कैनिंग। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग और पहले वाइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग। नाउ जो सिस्टम जो चला आ रहा था डबल सिस्टम या डबल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, उस डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। इंग्लैंड में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसको हटा दिया गया। अब उनकी जगह एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को नियुक्त किया गया। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया और उसका एक काउंसिल। ना सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वो एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होना था। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये व्यक्ति ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था होना था एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ला दी गई। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित होती है, तो उसी को देखते हुए यहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो है इस्टेब्लिशमेंट या शुरुआत हो जाएगी। अब ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा अपने कार्यों के लिए। जैसे प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को अपने काम के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू दी लोकसभा, वैसे ही अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ सर चार्ल्स वुड वो बनेंगे पहले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और इस रूप में पहले सेक्रेटरी कौन बनेंगे? चार्ल्स वुड। और बाद में उनका वुड डिस्पैच भी फेमस होगा एजुकेशन की फील्ड में। नाउ इंडिया काउंसिल का गठन किया जाएगा। इंडिया काउंसिल में 15 मेंबर होंगे जो कि असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। सो 15th मेंबर का एक इंडिया काउंसिल बनाया गया जो कि एक बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी, जो कि हेल्प करेगी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की, और इस बॉडी के चेयरमैन होंगे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। नाउ यहीं पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल का भी गठन किया, एक बॉडी जो कि कॉर्पोरेट बॉडी है और जिसके पास शक्तियां हैं कि वो शू कर सकती है, और उसको भी शू किया जा सकता है इंडिया और इंग्लैंड में दोनों जगह काम के लिए, अपने काम के लिए। सो दिस ऑल्सो शोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दिया गया। नाउ पिछली जितनी भी ट्रीटीज राजाओं के साथ हुई है
या फिर और किसी व्यक्तियों के साथ जो भी संधियां हुई हैं उनका सम्मान किया जाएगा, उनका हनन नहीं होगा, लोगों का सम्मान किया जाएगा। 1 नवंबर 1858 को प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया उसको अनाउंस किया जाता है, मतलब कि क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेम कर लिया था अब भारत पर रॉयल मतलब कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पावर चली गई थी, उसको डिक्लेयर या अनाउंस किया जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में। तो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में डिक्लेरेशन होगा 1 नवंबर 1858 को। रॉयल प्रोक्लेमेशन को ट्रांसलेट किया गया था इंडियन लैंग्वेजेस में और उसको सब लोगों के सामने पब्लिकली रीड किया गया, जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी, कि लोगों को पता चल जाए, दोबारा विद्रोह ना करें। उसमें अनाउंस किया गया कि अब से जो कंपनी खत्म हो गई है और क्वीन के पास पावर चली गई है, अब आप लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा ब्रिटिश सब्जेक्ट्स की तरह, अब आप लोग भी सब्जेक्ट हो ब्रिटेन के क्वीन के। सो उसने एश्योर किया कि इंडियन पीपल्स को इक्वल और इम्पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ द रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस वो प्रोवाइड की जाएंगी। एंड द एक्ट ऑफ 1858 इसलिए इसको हावेवर ये कहा जाता है कि ये इंप्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय विच ज़्यादा इसका जो झुकाव था वो इम्प्रूव करना था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, कि आगे ऐसी कोई रिवोल्ट ना हो, ऐसा कोई विद्रोह ना हो। नाउ which the Indian government was to be supervised and controlled in the England. Now it did not alter in any substantial way the system of the government that prevailed in India. सिस्टम को ज़्यादा नहीं बदला, बस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को थोड़ा मजबूत कर दिया गया और अपनी पहचान अपने लोगों तक ये बता दिया गया कि अब आपको अच्छे से रूल किया जाएगा, आपको लॉ से रूल किया जाएगा, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो ये था 1858 का एक्ट। नाउ नेक्स्ट इसके आगे आएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, हम वो बाद में पढ़ेंगे, जो कि रिफॉर्म्स में के रूप में यूज किए जाएंगे। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में इंप्रूवमेंट के लिए इसको लाया गया था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. So do subscribe, share and like. If you have any doubt, you can comment.